तो कल हमने जो है वेल्डिंग पावर सोर्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। वेल्डिंग पावर सोर्स मतलब वेल्डिंग की मशीनों के बारे में हमने पढ़ा था, शक्ति स्रोतों के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन सी ऐसी वेल्डिंग मशीनें हैं जिनसे हमें वेल्डिंग कर सकते हैं। तो उस प्रक्रम में हमने कई सारी मशीनों के बारे में जाना था, जैसे एसी मशीनें थी हमारी, डीसी मशीनें थी, ठीक है, पेट्रोल इंजन जनरेटर सेट थे या फिर डीजल जनरेटर सेट थे, ठीक है। उसके अलावा भी हमने इन्वर्टर टाइप मशीनों के बारे में भी जाना था, ठीक है। तो कई सारी मशीनों के बारे में जानकर हमें वेल्डिंग मशीनों के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ हासिल हो गई थी, ठीक है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो भी मशीनों से रिलेटेड है कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एसी एंड डीसी वेल्डिंग मशीन, यानी कि एसी और डीसी वेल्डिंग मशीनों में क्या उनके लाभ होते हैं और क्या उनकी हानियाँ होती हैं, ठीक है। कोई भी मशीन होती है, ठीक है, कुछ उसके एडवांटेज होते हैं तो कुछ उसके डिसएडवांटेज भी तो होते हैं, ठीक है। तो जो डिसएडवांटेज होते हैं और एडवांटेज होते हैं उन चीज़ों को हमें इस चैप्टर के अंदर देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एसी वेल्डिंग मशीनों के बारे में देखते हैं, उसके लाभ देखते हैं कि एसी वेल्डिंग मशीनें जो होती हैं उसके लाभ क्या होते हैं, एडवांटेज क्या होते हैं उसके, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं भाई नंबर 1 पॉइंट है इनकी कार्यक्षमता 85% होती है, जो कि सर्वाधिक है, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था कि जो एसी वेल्डिंग मशीनें होती हैं जो उनकी कार्यक्षमता जो होती है वो 85% तक होती है, ठीक है, जो कि डीसी वेल्डिंग मशीनों के मुकाबले ज़्यादा है, ठीक है। जो कि डीसी की 65 होती है तो इसकी 85 है, तो बहुत अंतर है, ठीक है। तो ये उससे ज़्यादा है, ठीक है, तो इसलिए इसको हम एक अच्छी मशीन मान सकते हैं। उसके बाद इनका जो वेट होता है, अगर वेट की बात की जाए, भार की बात की जाए, ठीक है, तो इनका भार जो होता है वो डीसी मशीनों के मुकाबले काफ़ी कम होता है, ठीक है। दूसरी कीमत, अगर हम इनके प्राइस की बात करें, इनकी कीमत की बात करें, इनकी कॉस्ट की बात करें, तो इनकी कॉस्ट जो होती है डीसी मशीनों के मुकाबले काफ़ी कम होती है, ठीक है। यानी कि इनको एक आम आदमी सरलता से परचेज कर सकता है, खरीद सकता है, ठीक है। कीमत कम है और जो है कार्यक्षमता भी इनकी अच्छी है, ठीक है। अगर अगली पॉइंट की हम बात करें तो इनकी जो देखभाल होती है, वो एसी मशीनों की जो देखभाल होती है, इनकी रिपेयरिंग होती है, इनकी मरम्मत की जाती है, वो जो होती है मरम्मत कम कीमत पे हो जाती है और इनकी केयर जो है बहुत ज़्यादा नहीं करनी पड़ती हमें, ठीक है, क्योंकि इसमें घूमने वाले पार्ट नहीं होते हैं, तो इनकी देखभाल भी आसान होती है और इनकी मरम्मत भी आसान होती है, ठीक है। दूसरा, जो ये मशीनें होती हैं, ऐसी मशीनें जो होती हैं अधिक शोर उत्पन्न नहीं करती हैं। काफ़ी मशीनें ऐसी होती हैं कि जब वो चलती है तो शोर उत्पन्न करती हैं, ठीक है। जब एसी मशीन हमारी चलती है तो वो इतना ज़्यादा शोर उत्पन्न नहीं करती है, ठीक है, जिससे अन्य व्यक्तियों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आती है, ठीक है। अगर अधिक शोर होगा तो दूसरे आदमियों को भी परेशानी होगी, पर ये अधिक शोर उत्पन्न नहीं करती है तो दूसरे आदमियों को भी परेशानी नहीं होती है। उसके बाद मैंने बताया था इन मशीनों पे क्वालिटी का चयन संभव नहीं है, ठीक है। तो एक दोष आ जाता है जो है डीसी वेल्डिंग मशीनों में, जिसको मार्क फ्लो कहते हैं, तो वो जो दोष होता है आर्क फ्लो का इन मशीनों में नहीं आता है, एसी में नहीं आता है बिल्कुल भी, ठीक है। कम विद्युत खपत होती है, जो मैंने बताया था कि मशीनें जो है वेल्डिंग की वो बिजली से संचालित होती हैं, बिजली से चलती हैं, ठीक है। तो इनमें जो ये मशीनें होती हैं इसी हमारी इनमें बिजली की खपत जो होती है, कंजप्शन जो होती है बिजली की, वो कम होती है डीसी मशीनों के मुकाबले, ठीक है। उसके बाद इन मशीनों में वही किसी प्रकार के घूमने वाले पार्ट नहीं होते, ठीक है। जो घूमने वाले पार्ट होते हैं वो इन मशीनों में नहीं लगे होते, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग लगी होती है, जिसके बारे में मैंने पहले चैप्टर में भी बताया था, ठीक है। प्राइमरी वाइंडिंग सिस्टम इनपुट का काम करती है और सेकेंडरी वाइंडिंग सिस्टम जो होती है हमारी वो आउटपुट देने का काम करती है, ठीक है। तो उसके बाद लंबा कार्यकाल, इन मशीनों का कार्यकाल जो होता है, जो इनकी लाइफ होती है, कार्यकाल से मतलब होता है एक लाइफ, कि कोई चीज़ अगर हमने आज खरीदी है तो वो कितने लंबे समय तक चल सकती है। तो ये मशीनें कम लागत की होती हैं परंतु अधिक लंबे समय तक चलने में सक्षम होती हैं, ठीक है। अगला है प्रारंभिक लागत कम होना। प्रारंभिक लागत से हमारा मतलब होता है वो बेसिक अमाउंट जो हम खर्च करते हैं किसी चीज़ को परचेज करने के लिए, ठीक है। तो इनकी जो प्रारंभिक लागत होती है, जो मूल्य होता है इनका, वो काफ़ी कम होता है, ठीक है, यानी कि अधिक कॉस्टली नहीं होती है मशीनें। उसके बाद जो मैंने बताया था करंट के बारे में कि करंट 1 सेकंड में 50 साइकिल
की दर से चेंज होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर फॉलो होता है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होता है, दोनों ही पोल के ऊपर, ठीक है, दोनों ही ध्रुव के ऊपर करंट एक समान बना रहता है। ठीक है, किसी भी ध्रुव पे करंट कम या ज़्यादा नहीं होता है, दोनों पोल के ऊपर, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल के ऊपर एक समान करंट बना रहता है, क्योंकि 50 साइकिल की दर से वो एक सेकंड में 50 बार पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ते हैं इलेक्ट्रॉन और 50 बार नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ते हैं। तो इस कारण क्या होता है, ताप बराबर डिवाइड होता रहता है, किसी प्रकार की समस्या उसमें नहीं आती है। ठीक है, अब ये जो मशीनें हैं ये तो रही इनके लाभ की बात, अब इसके कुछ हानियाँ भी होती हैं। ठीक है, वो हानियाँ क्या है वो चीज़ देखते हैं अब हम, एसी मशीनों की हानियाँ। ठीक है, दुर्गम स्थलों पर इस्तेमाल असंभव है। ठीक है, जो दुर्गम स्थल है, कई बार बिजली नहीं होती है वहाँ, ये बिजली से ही चल सकती हैं। ठीक है, तो दुर्गम स्थानों पर इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, बड़ी मुश्किल हो जाती है ऐसी अवस्था में। ठीक है, लोह धातुओं की ही वेल्डिंग संभव है। क्या होता है, लोह और अलोह धातुएं, फेरस और नॉन फेरस मेटल कहते हैं जिनको हमें। ठीक है, तो लोह धातुओं को इससे वेल्ड कर सकते हैं हम, क्योंकि लोह धातुओं का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो काफ़ी अधिक होता है, परंतु नॉन फेरस मेटल है जैसे कॉपर है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, ठीक है, इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो कम होता है, तो अधिक ताप के ऊपर ये बिल्कुल पिघल जाएगी, खराब हो जाएगी। ठीक है, पोलरिटी न होने की वजह से ताप को डिवाइड नहीं कर सकते हम इसमें। ठीक है, तो इससे क्या है कि हम लोह धातुओं की वेल्डिंग कर सकते हैं हम, अलोह धातु यानी कि जो नॉन फेरस मेटल है उनकी वेल्डिंग करना इन मशीनों से मुश्किल होता है। ठीक है, उसके बाद है पोलरिटी चयन असंभव है, इन मशीनों पर पोलरिटी का चयन हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इनमें वो प्लस माइनस वाली जो है व्यवस्था नहीं रहेगी मशीन पे। ठीक है, तो इसमें पोलरिटी चयन संभव नहीं है। आर्क अस्थिरता की समस्या, पोलरिटी का एक मुख्य लाभ ये भी है कि हम आर्क को फोकस कर सकते हैं एक जगह के ऊपर। ठीक है, परंतु इसमें पोलरिटी संभव नहीं है, तो इसमें आर्क अस्थिर होने की संभावना बनी रहती है, यानी कि वो बिल्कुल कभी लॉन्ग आर्क हो जाएगी, कभी कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो अस्थिरता की समस्या बनी रहेगी। ठीक है, उसके बाद है बेयर इलेक्ट्रोड का प्रयोग संभव नहीं है। बेयर इलेक्ट्रोड से मतलब होता है अभी जो आपको इलेक्ट्रोड मैंने दिखाए थे वो कैसे थे, कवरिंग वाले थे, प्लग्स की कवरिंग चढ़ी हुई थी उनके ऊपर। ठीक है, परंतु कुछ इलेक्ट्रोड ऐसे भी होते हैं जो नंगी तार के रूप में होते हैं, बेयर बोलते हैं नंग इलेक्ट्रोड। ठीक है, यानी कि नंगे इलेक्ट्रोड जिनके ऊपर किसी प्रकार की परत नहीं चढ़ी होती है उनको हमें बेयर इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, तो जो ये बेयर इलेक्ट्रोड होते हैं उनका प्रयोग इन मशीनों पर संभव नहीं है। ठीक है, फ्लक्स वाले फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड ही इसके ऊपर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, इनमें ओपन सर्किट वोल्टेज ज़्यादा होती है भाई। ठीक है, ओपन सर्किट वोल्टेज ज़्यादा होने से क्या होता है, करंट लगने का डर हमें लगातार बना रहता है। ठीक है, अगर सावधानी नहीं बरती जाएगी तो करंट लगने का डर इन मशीनों में बना रहेगा। ठीक है, कुशल कारीगरी संभव नहीं है। मैंने बताया कि आर का स्थिर रहती है, आर का स्थिर रहेगी तो उससे अच्छी वेल्डिंग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छी वेल्डिंग नहीं हो पाएगी। कारीगरी से हमारा मतलब होता है जो कि किसी भी चीज़ का जो हम निर्माण करते हैं वो बहुत उम्दा ना हो, बहुत बेहतर ना हो, तो उस चीज़ को हम अकुशल कारीगरी कहते हैं। ठीक है, और कुशल कारीगरी से हमारा तात्पर्य होता है किसी भी काम को बेहद अच्छी प्रकार से निपटा देना। ठीक है, उसमें क्वालिटी ला देना, वो एक कुशल कारीगरी कहलाती है। ठीक है, तो जो स्किल है अच्छी इसमें नहीं आ सकती है। दूसरा, सुरक्षा सावधानियों के बगैर इस्तेमाल सुरक्षित नहीं है। ठीक है, किसी भी काम को जब हम करते हैं तो सुरक्षा की भावना हमारे मन में जरूर रहती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बगैर सुरक्षा सावधानियों का इस्तेमाल किए बगैर इन मशीनों का प्रयोग सुरक्षित नहीं है। ठीक है, यानी कि करंट लग सकता है और कोई हादसा हो सकता है, तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि सुरक्षा सावधानियों की पालना हम जरूर करें। ठीक है, तो ये तो बात रही वही एसी के लाभ और हानियों की। ठीक है, अब हम चलते हैं डीसी मशीनों के लाभ की तरफ। ठीक है, जो डीसी मशीनें होती हैं, डीसी करंट से संचालित होती हैं, उनके लाभ क्या होते हैं। तो पहले नंबर पे है ताप केंद्रीकरण। ताप केंद्रीकरण से मतलब है ताप को फोकस कर सकते हैं हम किसी भी चीज़ के ऊपर। ठीक है, मैंने बताया था इनमें पोलरिटी चयन संभव होता है, तो जो पॉजिटिव वाला होता है उसमें 60% और नेगेटिव वाले पे 40% ताप को बांटा जा सकता है। ठीक है, तो दो प्रकार की पोलरिटी होती है, मैंने पहले भी बताया था, स्ट्रेट पोलरिटी और रिवर्स पोलरिटी।
ठीक है। तो स्ट्रेट पोलरिटी में 60% जो ताप होता है जोब के ऊपर होता है और 40% ताप इलेक्ट्रोड के ऊपर होता है, जबकि रिवर्स पोलरिटी में 60% ताप इलेक्ट्रोड के ऊपर और 40% जोब के ऊपर होता है, ठीक है। तो ये ताप को डिवाइड करके हम पतली और भारी दोनों प्रकार की जोबों को आसानी के साथ वेल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो ताप का केंद्रीकरण संभव है। अगला पॉइंट है फेरस और नॉन फेरस धातुओं की वेल्डिंग संभव है, यानी कि जो लोह धातुएं और अलोह धातुएं होती हैं हमारी, उनकी वेल्डिंग सरलता से की जा सकती है, ठीक है। उसके बाद है आर्क शिथिलता संभव। इन मशीनों में पोलरिटी का चयन होने के कारण आर्क को शिथिल रखा जा सकता है, ठीक है। आर्क शिथिलता संभव है इन मशीनों में। दूसरा, सभी इलेक्ट्रोडों का प्रयोग संभव है। बेयर इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल भी इन मशीनों में हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आवश्यकता हो तो बेयर इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और फ्लक्स वाले तो चलेंगे ही, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। दूसरा, जनरेटर से संचालन संभव है। कई बार मैंने बताया था कि दुर्गम स्थानों पे जहाँ पर आज भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पर बिजली की सप्लाई नहीं हो पाती है। बहुत सारे गाँव हैं, बिहार में जाओ, राजस्थान में जाओ, महाराष्ट्र में जाओ, आज भी ऐसे ऐसे गाँव हैं कि बिजली नहीं पहुँच पाई है वहाँ पे, ठीक है। तो वेल्डिंग तो वहाँ भी होती है। ऐसी अवस्था में क्या करते हैं, जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जनरेटर की सहायता से इन मशीनों को चलाया जा सकता है, ठीक है। सुगमतापूर्वक वेल्डिंग की जा सकती है। ये जो डीसी मशीनें होती हैं बड़ी आसानी के साथ जनरेटर का इस्तेमाल करके वेल्डिंग को पूरा कर सकती हैं, ठीक है। अगला है पॉजिटिव पोल पर 2/3 तथा नेगेटिव पोल पर 1/3 ताप रहता है, ठीक है। जिस भी चीज़ को तुम पॉजिटिव नेगेटिव कर दोगे ये ताप चेंज हो जाएगा। 2/3 या नेगेटिव पे 1/3 ताप का कंसंट्रेशन हो जाएगा, वो फोकस हो जाएगा इतना ताप, ठीक है। दूसरा, रिमोट से करंट नियंत्रण संभव है, ठीक है। कोई भी हमें वो लेते हैं रिमोट, इन मशीनों को जब हम संचालित करते हैं तो क्या होता है, रिमोट जो होता है हमारा, जैसे टीवी को कंट्रोल करते हैं हम, एसी को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तमाम प्रकार की चीज़ें आजकल रिमोट से नियंत्रित होने वाली आ गई हैं, ठीक है। तो इन मशीनों में भी करंट का नियंत्रण जो है, करंट कंट्रोलिंग जो है, हम वो रिमोट की सहायता से कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसकी हानियाँ देखते हैं भाई, ठीक है, क्योंकि डीसी मशीनों की कुछ लाभ है तो कुछ हानियाँ भी हैं, ठीक है। हानियाँ क्या है, मैंने बताया था ये मशीनें भार में भारी होती हैं, ठीक है। भार जो इनका होता है, वेट जो होता है इन मशीनों का काफ़ी भारी होता है, ठीक है। तो इनकी देखभाल और रिपेयरिंग या मरम्मत जिसको हम कहते हैं बड़ी मुश्किल होती है, ठीक है। अगला है प्रारंभिक लागत अधिक होती है। एसी मशीनों के मुकाबले जो डीसी मशीनें होती है हमारी, उनकी जो लागत होती है, जो बेसिकली कॉस्ट होती है, वो ज़्यादा होती है, ठीक है। अब एक तुम मारुति अल्टो कार लो और एक फॉर्च्यूनर कार लो, जितनी भारी होती जाएगी, भारी इंजन होते जाएंगे, कॉस्ट तो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो उसी प्रकार इन मशीनों में है, जितनी भारी मशीनें हम लेंगे उसमें जो पार्ट लगे हुए हैं, घूमने वाले पार्ट लगे हुए हैं, तो वो पार्ट जो है या लोहा अधिक लगा हुआ है, वो तमाम चीज़ें कॉस्ट को इंक्रीज कर देती हैं, ठीक है। तो इसलिए प्रारंभिक लागत अधिक होती है। अगला पॉइंट है, जो इनका कार्य क्षमता होती है वो 65% तक होती है, जो कि एसी मशीनों के मुकाबले काफ़ी कम है, ठीक है। अगला आर्क ब्लो का दोष आ जाता है इनमें। आर्क ब्लो क्या होती है, आगे चैप्टर भी आएगा स्पेशली, आर्क का अपनी दिशा से भटक जाना, ठीक है। यानी कि जो आर्क निकलती है वेल्डिंग के अंदर से, वो अपनी दिशा से भटक जाती है। ये जो होती है, ये इलेक्ट्रोड होता है, तो ये जो मेटल पिघलता है, कई बार अगर हमें इसको यहाँ पर जमाना है तो ये यहाँ जमाना होकर किसी और साइड में जमा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। मैंने बताया था डीसी करंट एक ऐसा करंट है जिसके कारण चुंबकीय बल एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। जब हम वेल्डिंग करते हैं तो कई प्रकार के कारक जो होते हैं वेल्डिंग को प्रभावित करते हैं, जैसे सरफेस टेंशन है, ठीक है, यानी कि जो सतह का तनाव है, पृष्ठ तनाव जिसको हम कहते हैं, ठीक है, या गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, और ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, चुंबकीय बल जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो चुंबकीय बल जब उत्पन्न हो जाते हैं तो वो आर्क को अपनी दिशा से भटका देते हैं, ठीक है। और जब आर्क अपनी दिशा से भटक जाती है तो मेटल कहीं और जमा होना शुरू हो जाता है। तो इसी फॉल्ट को हम, इसी दोष को हम क्या कहते हैं, आर्क ब्लो कहते हैं, ठीक है। अगर हमें जमा यहाँ करना है पर ये यहाँ जमाना होकर इधर जमा हो रहा है, तो यानी कि पिलर मेटल का नुकसान है वो, ठीक है। और नुकसान होगा तो हमारा काम भी पूरा नहीं हुआ बल्कि नुकसान हो गया,
ठीक है। तो ये फॉल्ट है वेल्डिंग का, तो ये इस सेटों का इस्तेमाल करने से, डीसी करंट का इस्तेमाल करने से आ जाता है, ठीक है। अधिक स्थान का घेराव करती है, मशीनें भारी होती हैं, जैसा कि मैंने बाद में बताया भारी होती है भाई। अब कोई भारी चीज़ होगी तो वो स्थान का घेराव भी अधिक करेगी, ठीक है। अब कोई एक पोर्टेबल मशीन हो, इन्वर्टर बेस्ड हो, कम जगह लेगी। एक बड़ी हैवी मशीन है, जनरेटर है, तो वो काफ़ी जगह को घेरेगा, ठीक है। तो ये मशीनें अधिक स्थान घेरती हैं। घिसने वाले पार्ट होते हैं इसमें, ठीक है। मैंने बताया था बहुत कई पार्टों के बारे में मैंने बताया था कि इस डीसी जनरेटर के अंदर कितने पार्ट लगे होते हैं, ठीक है। तो वो जो पार्ट लगे होते हैं इसके अंदर कुछ घिसने वाले पार्ट भी होते हैं, जो बार बार घिस जाते हैं और बार बार रिपेयर कराने की ज़रूरत पड़ती है। और बार बार जब हम रिपेयर कराते हैं तो क्या होता है, उससे बड़ा मुश्किल हो जाता है, मतलब उस खर्च को वहन करना, उस खर्च को सहन करना। ये एक चीज़ बार बार अगर ख़राब हो रही है, ठीक है, तो उसको रिपेयर कराने में कॉस्ट हमारी ही लगती है, ठीक है। उसके बाद है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, वो बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। कई बार मैंने बताया था कि काम यहाँ चल रहा है, अब कोई कॉन्ट्रैक्टर होता है, ठेकेदार होता है, ठीक है, उसके पास बहुत सारी मशीनें हैं। अब काम यहाँ चल रहा है, कल को सोनीपत में चल गया, परसों को कहीं और चल गया, पानीपत में चल गया, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना लोड करके इनको बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि भार में अत्यंत भारी होती है मशीनें, ठीक है। एसी मशीनों के मुकाबले भार अधिक होने की वजह से कोई एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो ये चैप्टर था भाई हमारा। इस चैप्टर के अंदर हमने ये देखा है कि क्या एसी के लाभ हैं, क्या उसकी हानियाँ हैं, क्या डीसी मशीनों के लाभ हैं, क्या उसकी हानियाँ हैं, ठीक है। तो एक कुशल वेल्डर को ये पता होना चाहिए कि दोनों के बीच को अंतर, दोनों मशीनों के बीच अंतर कैसे कर सकता है वो, ठीक है। कैसे, कहाँ पर किस मेटल के लिए कौन सी मशीन ज़्यादा अच्छी रहेगी, इस चीज़ के बारे में भी हमें ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। क्लियर ये चैप्टर हुई।